नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल द वॉन्डरिंग पहाड़ी। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी करतारपुर वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा सराहा। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी और आप लोग को मेरी वीडियोस ऐसे ही पसंद आती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम सबका मन करता है कि पहाड़ों में हमारा एक घर होना चाहिए, एक छोटा सा कॉटेज होना चाहिए या एक होम स्टे होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद हम वहाँ पे सेटल हो सकें, या शहरी जो ज़िंदगी है इसको छोड़ के हम पहाड़ों में सेटल हो सकें। लेकिन क्या पहाड़ों में ज़मीन लेना या पहाड़ों में घर बनाना इतना आसान है? ऐसे काफ़ी सारे जो सवाल हैं मेरे पास इंस्टाग्राम में आते रहते हैं। यूजुअली तो मैं एक एक करके इन सवालों का जवाब दे देती हूँ, बट मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना देनी चाहिए जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी होगी और आपके काफ़ी हद तक जो सवाल हैं वो उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। सो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि क्या हम पहाड़ों में ज़मीन ले सकते हैं कि नहीं। पहाड़ों में ज़मीन लेना आसान भी है और मुश्किल भी। वो इसलिए क्योंकि हिमाचल में आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी अलग हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं उत्तराखंड का जो पूरा रीजन है वो कवर करूँगी, और उत्तराखंड में भी जो स्पेशली आपका कुमाऊँ वाला रीजन है, भीमताल से लेके अल्मोड़ा तक का, मैं इस वाले रीजन के बारे में बात करूँगी। तो उत्तराखंड में आप ज़मीन ले सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल वहाँ पे नहीं भी है तो भी आप ज़मीन ले सकते हैं। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैं एक एक करके आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए। उत्तराखंड में अभी ये जनवरी 2022 में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। एज़ ऑफ टुडे तो आप ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन अगर कल को भू कानून आ जाता है और इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हो सकते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाएँ। जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं भी है वो भी वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ सवा नाली ही रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अगर ज़मीन ले रहे हैं तो वो किस हिसाब से मिलती है, उसका मेजरमेंट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पे सवा नाली ले सकते हैं। जो एक नाली होता है वो होता है 240 गज या 2160 स्क्वायर फीट। सुनने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा है और एक नाली सफिशेंट होगा एक इंसान के लिए या एक फैमिली के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है पहाड़ों में। बिकॉज अगर आप एक घर बना रहे हैं, आप छोटा सा गार्डन भी बनाएंगे, थोड़े से पेड़ भी लगेंगे, तो उसमें कम से कम 3 से 4 नाली सफिशेंट होता है अगर एक फैमिली है 3 से 4 लोगों की। वैसे लेने के लिए तो लोग थोड़ा और बड़ा कॉटेज भी बनाते हैं और उसमें 7-8 नाली वाला घर भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो 3 से 4 नाली सफिशेंट है। अब काफ़ी बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ज़मीन का रेट क्या है वहाँ पे। अब इतना बड़ा रीजन है, इतने बड़े रीजन में मैं हर जगह के रेट्स तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे सकती हूँ कि उत्तराखंड में अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो उसके क्या रेट्स रहते हैं। स्पेशली अगर आप ये कुमाऊँ रीजन में देखें, रामगढ़, मुक्तेश्वर और सीतला, जो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी बसावट है इस टाइम पर, काफ़ी सारे घर ऑलरेडी बने हुए हैं, आसपास आपको छोटी मोटी दुकानें भी मिल जाएंगी, तो ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव है। प्लस यहाँ से आपको जो बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ हैं वो साफ़ दिखती हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ी प्रीमियम लोकेलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको इस टाइम पे जो ज़मीन है वो 15 से 20 लाख रुपए पर नाली आपको मिलेगी। अगर आप ऐसी जगह पे ज़मीन लेना चाहते हैं जहाँ से आपको बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ साफ़ दिखे और वहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँची है या रोड का रास्ता कट चुका है और कुछ समय में रोड आ जाएगी, तो वो ज़मीन शायद आपको 8 से 10 लाख में भी मिल जाए। अगर वहाँ पे बसावट ज़्यादा नहीं है तो शायद और सस्ता भी मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप एक ज़मीन चूज़ कर रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर पानी की और बिजली की सप्लाई है कि नहीं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बर्फ़ वाला पहाड़ का व्यू भी दिख रहा है, तो वो ज़मीन थोड़ी सी महंगी ही होगी। अगर आप थोड़ी सस्ती ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जैसे कि 3-4 लाख रुपए नाली, तो आप थोड़े नीचे वाले रीजन में ज़मीन देख सकते हैं। जो आसपास के गांव हैं, ये सीतला के आसपास भी थोड़े छोटे मोटे गांव हैं, जैसे सुराल गांव हो गया, नथुआ खान है, यहाँ पर आपको 5-6 लाख रुपए नाली मिल जाएगी। वो भी डिपेंड करता है कि वो रोड से कितनी दूर है। अगर बिल्कुल रोड वाली ज़मीन है तो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ेगा या कच्चे रास्ते से ऊपर तक जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी फिर सस्ती मिल जाएगी। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड में जो कुमाऊँ रीजन है, जो पहाड़ी स्पेशली पहाड़ी रीजन है, वहाँ पर आपको मेजॉरिटी एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा और थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल लैंड भी है। तो अब जब ज़मीन खरीद रहे हैं, पहले तो आप खाता खतौनी चेक कर सकते हैं। खाता खतौनी आप कैसे चेक कर सकते हैं? भूलेख एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि जो बेच रहा है उसकी भी किस किस को ये पिछले
आई थिंक 50-60 साल में किस किस को ट्रांसफ़र हुई है, किसने कब रजिस्टर कराई है, वो सारी की सारी हिस्ट्री आपके खाता खतौनी में आ जाती है। अब हो सकता है आपको खाता खतौनी तो पढ़नी आएगी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर एक लोकल लॉयर को हायर करें जो वहाँ के रीजन को जानता है और वो आपको बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये कितने लोगों के बीच में डिवाइडेड है। काफ़ी बार ऐसा होता है पहाड़ों में कि जो ज़मीन है वो 4 से 5 लोगों के बीच में बटी हुई होती है। हो सकता है कि उसमें से एक बंदा जो है वो बेचना चाहता है और बाकी 4 लोग नहीं बेचना चाहते हैं। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने वो ज़मीन खरीद भी ली बाई चांस, वो उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, उस पर फिर आपका डिस्प्यूट हो जाएगा, आप कोर्ट में जाइए, आप लड़िए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस टाइम पे उत्तराखंड में जो कोर्ट में हैं, और आपको पता है ज़मीन वाले जो केसेस हैं वो तो बहुत लंबे चलते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अच्छे से रिसर्च करें कि ज़मीन प्रॉपर है कि नहीं है, क्लीन होनी चाहिए ज़मीन, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंगल ओनर अगर आपको मिल जाता है वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है ज़मीन खरीदने के लिए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको देखनी चाहिए कि भाई वहाँ पे पानी की सप्लाई है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ज़मीन किसी चट्टान पे तो नहीं है, और फ्लैट है कि नहीं। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं। फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था कि अगर आप वहाँ पे ज़मीन खरीद भी लेते हैं तो मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। आप 20 लाख का भी घर बना सकते हैं और आप 80 लाख का भी घर बना सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपने मेन रोड की ज़मीन खरीदी हुई है उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो सामान है, जैसे जो मेजर शहरों से आता है, नैनीताल या रामनगर, वो सीधे आपका रोड पर आएगा, रोड पे सामान उतारेगा, वहाँ से अपना घर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपका जो अपना ज़मीन ली हुई है वो थोड़ा सा ऊपर जाके है या नीचे जाकर है, तो फिर आपको वहाँ पे खच्चर हायर करना पड़ेगा या आपको मैनुअल लेबर हायर करना पड़ेगा। अगर वो सामान ऊपर या नीचे लेके जाएंगे वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आपको फिर उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। बाकी रॉ मटेरियल्स तो आपका इन बड़े शहरों से आएगा, तो उसका तो आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स भी हैं उत्तराखंड में जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो घर बनाने के लिए जो पानी है वो आपको टैंकर्स बुलाने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल खर्चा देना पड़ता है। तो जब ज़मीन खरीद रहे हैं आप ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करें। अगर आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके एक ऐसी ज़मीन मिलती है जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन इन सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। नाउ पहाड़ों में ज़मीन खरीदना फ़ायदेमंद है या नहीं? सो बेनिफिट्स तो बहुत हैं पहाड़ों में ज़मीन खरीदने के, कि कल को अगर आप शहरी ज़िंदगी से भागना चाहते हैं तो आप पहाड़ों में सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। अगर आप एक होम स्टे चलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पहाड़ों में अगर आप रह रहे हैं। पहाड़ों में जैसे आपको मालूम है वहाँ पे स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। आपको मेन शहर ही आना पड़ता है हर छोटे बड़े कामों के लिए, जैसे कि हल्द्वानी हो गया, रामनगर, या ऐसे जितने भी शहर हैं आसपास के, वहीं आना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जैसे आपको कुछ सामान खरीदना है, राशन भी खरीदना है, तो जो दुकानें हैं वो 10 से 15 किलोमीटर दूर होती हैं अगर आपका मेन रोड पे घर है। अगर मेन रोड पे नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको कितना दूर जाना पड़ेगा अपना सामान खरीदने के लिए। तो ये जो कुछ बेसिक सुख सुविधाएँ हैं उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा अगर आप काफ़ी टाइम से शहरों में रह रहे हैं। उसके अलावा पहाड़ों में अब इतनी ज़्यादा बसावट हो चुकी है कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो रहा है, पानी कम हो रहा है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में, क्योंकि टूरिस्ट सारे के सारे पहाड़ों में जाते हैं समय बिताने के लिए, और उस चक्कर में जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको सफ़र करना पड़ता है पानी की कमी की वजह से। तो ये कुछ ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस तो हैं ही अगर आप वहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं, और डिसएडवांटेजेस ये भी हैं। दूसरी चीज़, अगर आप साल में जैसे कि 1 या 2 बार या पहाड़ जाते हैं और आप 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुकते हैं, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या आपके लिए 30 से 40 लाख रुपए खर्च करके या मे बी 50-60 रुपए खर्च करके एक घर बनाना इतना फ़ायदेमंद है भी कि या नहीं। क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार जा रहे हैं साल में, आपको किसी को वहाँ पे हायर करना पड़ेगा जो आपके उस घर की देखभाल कर सके, आपको उसको भी 10 से 15 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो आप ये सोचिए कि क्या सिर्फ साल में 2 या 3 बार जाने के लिए 50 से 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। आप होटल में भी रह सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज ऑलरेडी हैं। तो ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट का जो फैक्टर है
और उसका जो मेंटेनेंस का फैक्टर है पहाड़ों में, वो सब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि वहाँ पर आप अपना पूरा घर बनाएं जिसमें आप साल में 2-3 बार विजिट कर रहे हैं, या अगर आप वहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं तो पहाड़ों में ज़मीन खरीदना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रीच आउट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आप जेन्युइनली पहाड़ों में ज़मीन खरीदना चाहते हैं और एक सीरियस बायर हैं, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग स्टार्ट करी है और वो लोकल गाँव वाले ही हैं। आपको जो ज़मीनें हैं वो एक नॉमिनल रेट में, ज़्यादा कमीशन नहीं होता है उनका, उसमें दिला सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपको उनके डिटेल्स दे दूँगी अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। इस वीडियो के बाद हमारी सिक्किम सीरीज़ आएगी। दिसंबर 2021 में हम लोग सिक्किम गए थे, तो जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे वो सारे सिक्किम के होंगे एंड आई होप आप उन्हें एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, like this video, and I'm going to see you in the next vlog.